सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.13 गॉस लॉ। चलिए समझते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और फ्लक्स का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या है? ई डॉट डेल्टा एस है। ठीक है, और ये जो फ्लक्स के बारे में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यहां से रिमूव करूं तो क्या आ जाएगा? ए डेल्टा एस कॉस थीटा। ये जो थीटा एंगल है वो किसके बीच का है? ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल है और वो है थीटा। ठीक है, चलिए समझते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ समझने से पहले यहां पे आप समझ लीजिए, मैं फिगर से स्टार्ट करता हूं कि ये कोई स्पीयर है, होलो स्पीयर है, और इसके सेंटर में हमें एक चार्ज दिया गया है, और इसके सेंटर में जो एक चार्ज दिया गया है वो है स्मॉल क्यू। और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है स्मॉल क्यू, एक होलो स्पीयर के सेंटर पर दिया गया है। अब हमें पता है कि ये जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां पे जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो ड्रॉ की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे चारों ओर सभी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी बाहर, लेकिन मैं यहाँ पे फिगर सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे एक ही ड्रॉ करता हूं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो हमारा होलो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है, ये जो होलो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है। ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है। चलिए समझते हैं। अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? फ्लक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। तो यहां पे आप देखिए, ये सरफेस कैसा हुआ? कर्व सरफेस हुआ। ये जो सरफेस हुआ वो कैसा है? कर्व सरफेस है। और कर्व सरफेस का हमें पता है, कर्व सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसको छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं छोटे से स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आप देखिए ये एक कॉन जैसा आपको दिखेगा। तो ये जो एरिया मैंने लिया, क्यों ये एरिया मैंने क्यों कट किया? ये एरिया मैंने इसीलिए कट किया क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? फ्लक्स चाहिए था। और ये सरफेस कैसी है? कर्व है। अब आप देखिए ये सरफेस प्लेन हो गई। ठीक है, चलिए अब ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा? बाहर की ओर ही होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा? बाहर की ओर होगा। चलिए फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो अब जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ये रहा फॉर्मूला, ई डेल्टा एस कॉस, अब थीटा, थीटा कितना होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। और कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमें जो 5 मिलेगा वो क्या मिलेगा? ई डेल्टा एस। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैं इस फ्लक्स को 5 न लिख के d5 लिखूंगा या फिर डेल्टा 5 लिखूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्यों मैंने डेल्टा 5 लिखा? क्योंकि अभी जो हमने ये फ्लक्स फाइंड किया ये पूरी सरफेस के लिए हमने फाइंड नहीं किया है। अभी हमने जो फ्लक्स फाइंड किया वो सिर्फ इतनी छोटी सी सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड किया है, इसीलिए मैंने इसको डेल्टा 5 से या d5 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए अब सिमिलरली आप देखिए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे भी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर भी होगी। तो यहां पे भी एक एरिया एक सरफेस होगी जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, यहां पे भी एक सरफेस होगी जहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, यहां पर भी होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो ऐसे जो ये जो स्मॉल एरिया है ऐसे बहुत सारे एरिया हो गए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस डायरेक्शन में होगी। तो अब मैं क्या करूंगा? मैंने एक के लिए फाइंड किया, अगर मुझे पूरे के लिए फाइंड करना है तो अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। चलिए इंटीग्रेशन से क्या होगा? यहाँ पे देखिए, या फिर आप सम भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे आपको सम करके दिखाया गया है। तो ऐसे जो ये छोटे छोटे, ये एक छोटा सा फ्लक्स मिला d5 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 d5, तो ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स मिलकर क्या बनेंगे? 5 बनेंगे। तो इसका अब मैं d5 से 5 लिखूंगा क्योंकि मैंने छोटे छोटे फ्लक्स को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा? यहाँ पे देखिए के तो कांस्टेंट है, क्यू यहाँ पे जो क्यू चार्ज है वो किसी के लिए भी बदला नहीं जा रहा है, क्यू चार्ज से भी है, और जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आर, वो भी कैसा है? सेम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं और अंदर मैं क्या करूंगा? सम करूंगा। किसका सम करूंगा? ये जो छोटे छोटे डेल्टा एस है उसका मैं क्या करूंगा? सम करूंगा। अगर मैं इस छोटे छोटे डेल्टा एस का सम करता हूं तो अब ये छोटे छोटे डेल्टा एस मिला के
एरिया मिला के क्या बनेंगे, एक बड़ा एरिया बनेंगे। तो अब जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई डेल्टा एस मिला के, छोटे छोटे डेल्टा एस मिला के क्या हो गए, ई एस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये डेल्टा एस मिला के एक एस हो गया, तो एस क्या है, पूरे स्फीयर का सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया है। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं इसका कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5 इज इक्वल टू ई एस की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, ये पूरे स्फीयर का एरिया है, ठीक है। चलिए 5 इज इक्वल टू ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल क्यू है, इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो फ्लक्स मिला वो फ्लक्स हमें क्या मिला है, हमें जो फ्लक्स मिला वो क्या मिला है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ये हमें फ्लक्स मिला है, ठीक है। तो अब हमें फ्लक्स के दो फॉर्मूले मिले हैं। हमें सबसे पहले जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला था वो क्या था, ई डॉट डेल्टा एस था, और ये जो नया फॉर्मूला मिला वो क्या है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए ये जो क्यू है वो कहाँ है, क्लोज सरफेस के अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्यू इन लिखूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं कि ये जो क्यू चार्ज हम ले रहे हैं वो कौन सा चार्ज ले रहे हैं, ये क्यू चार्ज हम ले रहे हैं वो है इनसाइड, जो क्लोज सरफेस है उसके इनसाइड का चार्ज है। अब आप यहां पे देखिए ये रहा, दिस इज कॉल्ड द गॉस लॉ, ठीक है। मोस्ट आईएमपी थियरी है ये, एक बार आप जरूर खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर देखिए, अगर यहां पे इनसाइड में कोई चार्ज न होता तो क्या होता, अगर ये चार्ज यहां पे न होता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो फ्लक्स भी ना होता, ठीक है। अगर देखिए ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अगर ये क्यू इनसाइड ही 0 होता, अगर ये क्यू इनसाइड ही 0 होता तो फ्लक्स हमें क्या मिलता, 0 मिलता, ठीक है। तो ये जो गॉस है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए, तो हमें जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिला था वो क्या मिला था, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस होता है वो क्या था, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, और ये कौन सा Q है, इनसाइड वाला Q है, ठीक है। चलिए, अब हमें यह भी मालूम है कि अगर क्लोज बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए समझते हैं, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर में 3 सरफेस होगी। अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो ये सिलेंडर है, इसमें 3 सरफेस होगी, एक ये सरफेस है, फिर एक ये सरफेस है, और ये एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये जो सरफेस है ये 1 नंबर की सरफेस है, ये जो सरफेस है ये 2 नंबर की सरफेस है, और ये जो तीसरी सरफेस है वो कैसी है, कर्व। ये जो तीसरी सरफेस है वो ये है। अब ये जो क्लोज बॉडी सिलेंडर है उसको मैंने कहां पे रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब मैंने इसको कहां पे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, यहां से यहां तक की है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से, लेफ्ट टू राइट साइड है। चलिए, अब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं पहली सरफेस का। अगर मुझे पहली सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है φ1, तो क्या होगा, φ1 क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, φ1 क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, और ये जो डेल्टा एस है, ठीक है, इसको हम अभी डेल्टा एस ही रहने देते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर देखिए, ये क्लोज बॉडी है तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, बाहर की ओर होगा। इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, बाहर की ओर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां पे है, अंदर की ओर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 180। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डेल्टा एस cos 180, और जो cos 180 होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे, जो फ्लक्स मुझे मिलेगा वो कितना होगा, फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस। चलिए, सिमिलरली अगर मैं दूसरी सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये क्लोज बॉडी है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो जो अब मुझे फ्लक्स 5 मिलेगा ये सेकंड सरफेस के लिए, वो कितना मिलेगा, ई डेल्टा एस कॉस 0। कॉस 0 क्या होगा, 1। तो 5 क्या होगा, ई डेल्टा एस होगा। ठीक है, ये हमें मिला दूसरी सरफेस की वजह से फ्लक्स। अब चलिए समझते हैं तीसरी सरफेस। तीसरी सरफेस की वजह से जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या होगा, ई डेल्टा एस कॉस 90। अब समझिए कॉस 90 क्यों लिखा, यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसी है, कर्व है। यहाँ पे मैं इस सरफेस की बात करूं तो सरफेस कैसी है, कर्व है। और एरिया वेक्टर कहां पे होगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आगे की ओर और ये पीछे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जा रही है और एरिया वेक्टर यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब यहाँ पे देखिए इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही। तो इनके बीच का कितना एंगल है, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिखा है। और ये जो फ्लक्स 5 है वो कितना आएगा, cos 90 0। तो हमें क्या मिला, 0। अब टोटल फ्लक्स की मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स 5 की मैं बात करूं तो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 तीनों सरफेस की वजह अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो मैं फाइंड करना चाहूं तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, माइनस ई डेल्टा एस प्लस ई डेल्टा एस प्लस 0। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो तो मुझे जो टोटल फ्लक्स मिला वो क्या मिला, 0 मिला। यहां पे देखिए फ्लक्स तो हमें मिल रहा था, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, लेकिन जो नेट फ्लक्स मिला वो 0 मिला। क्यों 0 मिला, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा गया है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, यहां से यहां पर ये जो एरो दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसकी वजह से दिख रहा है, एक्सटर्नल, बाहर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ऐसे दिख रही, अंदर कोई चार्ज रखा नहीं है। इसीलिए आप देखिए अगर मैं इसकी मदद से भी ढूंढना चाहूं तो भी 0 आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0। क्यू इन कितना है, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 बाय एप्सिलॉन 0। तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये गॉस का लॉ था। अब एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अभी इसके बाद जो छोटे छोटे 6 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले इतना नोट डाउन कीजिए। तो चलिए आज हम समझते हैं गॉस लॉ के जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल 6 पॉइंट राइट कर दिए हैं और इनको मैंने एनसीईआरटी से ही लिखा है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आपको समझाने के लिए। जैसे ही ये 6 पॉइंट खत्म होते हैं एक बार आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप। इसका मतलब क्या है कि हमने एक चार्ज लिया था और ये जो चार्ज था वो कहां पे था, वो इस जो राउंड स्फेरिकल सरफेस है इसके अंदर हमने एक चार्ज रखा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो हमने जो राउंड बनाया है वो ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्ट शेप में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसा भी शेप ले सकते हैं, आप ऐसा भी शेप रखते हैं तो आप कुछ भी शेप ले सकते हैं और कुछ भी साइज ले सकते हैं। आप इतनी भी साइज ले सकते हैं और आप इतनी ज्यादा भी साइज ले सकते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट है शेप और साइज से। ये जो हमने राउंड किया है कि इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप और साइज होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला पॉइंट ये बता रहा था। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्यू इज ए इनसाइड चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट इन द क्लोज बॉडी। इसका मतलब क्या है, चलिए समझिए कि यहाँ पे हमने जो क्यू चार्ज लिया है वो कहां पे लिया है, हमने जो क्यू चार्ज लिया है वो इनसाइड चार्ज प्लेस एट एनी पॉइंट इन द क्लोज बॉडी। तो यहाँ पे हमने जो फ्लक्स का फॉर्मूला दिखा था वो क्या था, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। और मैंने बताया था कि ये जो क्यू है वो कौन सा है, ये क्यू है इनसाइड वाला। तो हम जो क्यू लेंगे, हम जो चार्ज लेंगे वो कहाँ का चार्ज लेंगे, वो हमेशा बॉडी के अंदर का चार्ज होगा। और यहाँ पे देखिए प्लेस एट एनी पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो चार्ज क्यू है वो हमेशा सेंटर में ही हो। ये जो चार्ज क्यू है वो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, वो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो चार्ज है वो हमेशा सेंटर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये जो चार्ज हम ले रहे हैं वो कौन सा चार्ज है, इनसाइड वाला चार्ज है। ठीक है, आगे देखिए Q1 प्लस Q2। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q इनसाइड चार्ज है, ये जो Q इनसाइड चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, तो जितने अंदर जितने ज्यादा चार्ज हो गए, सपोज अंदर जो चार्ज है वो है 3 चार्ज है,
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और बाहर है Q4 और Q5। तो हम जो चार्ज लेंगे इनसाइड वाले वो चार्ज कितने लेंगे, तो हम जो चार्ज लेंगे इनसाइड वाले वो कितने कंसीडर करेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। हम जो चार्ज लेंगे वो कौन से चार्ज लेंगे, जो बॉडी के इनसाइड होंगे, वो एक चार्ज हो या फिर एक से ज्यादा चार्ज हो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस और क्यू इज इक्वल टू क्यू इज ए ओनली इनसाइड चार्ज। चलिए समझते हैं। तो हमें पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, अभी तक हम दो फॉर्मूले पढ़े हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला था ई डेल्टा एस और जो दूसरा फॉर्मूला था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे जो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज की वजह से नहीं है, अगर कोई बाहर भी चार्ज है तो उसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो किसकी वजह से, वो सभी चार्ज की वजह से है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी में ब्रैकेट करके एक दिया गया होगा, आप पढ़िएगा कि वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन स्पेसिफिक नहीं है, कि अगर मैं चार्ज हूं तो मेरा रीजन इतना है, ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, बाउंड्री कोई क्लियर बाउंड्री नहीं बताई गई है। इसलिए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से, वो सभी चार्जेस की वजह से, वो अंदर के चार्ज भी हो गए और बाहर के चार्ज भी हो गए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे ये जो Q है, ये Q किसकी वजह से, अंदर या बाहर, तो ये जो Q है वो किसकी वजह से, सिर्फ अंदर की वजह से। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, ये जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है गॉसियन सरफेस के बारे में। अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले चार्ज चाहिए, और चार्ज होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एफ यानी कि सरफेस चाहिए। तो अगर मुझे इसका ये जो क्यू चार्ज है, अगर मुझे इसका फ्लक्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसकी खुद की होगी। लेकिन अगर मुझे फ्लक्स चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक सरफेस। तो ये जो सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये जो गॉसियन सरफेस है, हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था कि ये जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो किसी भी साइज और किसी भी शेप की होगी तो भी चलेगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट साइज और शेप का है। तो ये हुई गॉसियन सरफेस की बात। और जब भी आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये जो गॉसियन सरफेस है उस सरफेस पर कोई भी चार्ज कट नहीं होना चाहिए उसकी वजह से। हाँ, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने आगे देखा था कि एक वायर है और उसके ऊपर चार्जेस है, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहां से कुछ इस तरह से सरफेस अगर कट होगी तो ये चलेगा। लेकिन ऐसे जो कोई इंडिविजुअल चार्ज है तो वो गॉसियन सरफेस से कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है। पांचवा पॉइंट, चलिए पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि इफ द सिमेट्री इज इजी टू अप्लाई गॉस लॉ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम जब एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो हमें ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से बना ही नहीं है कि इसके अंदर का जो चार्ज है वो सिमेट्रिक आ जाए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि यहां से यहां से यहां से यहां से सभी का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। अगर हम कुछ गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ करें कि वो सिमेट्रिक रहे, चारों ओर के डिस्टेंस कैसा रहे, सेम रहे, तो क्या होगा, तो इट इज इजी फॉर अप्लाइड गॉस लॉ। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। और चलिए बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। तो सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो गॉस लॉ है, ये जो गॉस लॉ है, फ्लक्स 5 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो कूलम्ब्स लॉ है उसका फॉर्मूला क्या है, कूलम्ब्स लॉ का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्ब्स लॉ दोनों में देखिए, दोनों कैसे है, दोनों इनवर्सली डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर है। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि 1 अपॉन आर स्क्वायर सिमिलरली लाइक कूलम्ब्स लॉ। तो वो किसको फॉलो करता है, वो सिमिलरली डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के लॉ को भी ये फॉलो करता है। तो ये टोटल 6 पॉइंट थे।
आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये 6 पॉइंट है वो आपको समझा है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए